नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो जय घोष पर और आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन। और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश विदेश में अपनी कई सफल प्रस्तुतियां दे चुके और साथ ही इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला है और ये ख्याति प्राप्त कथक गुरु पंडित अनुज मिश्रा जी हैं। नमस्कार अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जय घोष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी जो कला यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। जी, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। मेरा जन्म जो है बनारस के कथक घराने में हुआ और मैं 13वीं पूरी पीढ़ी हूँ अपने फैमिली में जो कि शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी जो कि लखनऊ घराने के बहुत ही वरिष्ठ गुरु रहे और उनके शिक्षा उनके गुरुजी और मेरे दादा गुरुजी स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी से हुई और उनकी आज्ञा पे ही मेरे पिताजी आए लखनऊ और विगत 30 वर्षों में लखनऊ में काम किया और 2015 के बाद मेरी पगड़ी रस्म के बाद मैंने उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। जी, आपने अभी घराने का जिक्र किया तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ये जो घराने हैं इसका क्या तात्पर्य है और कौन कौन से घराने हैं उत्तर प्रदेश में। जी, घराने जो पैदा हुए क्योंकि कहा जाता है कि जो कथक नृत्य था वो पहले भगवान शिव ने 108 योगिक कर्णों से शास्त्रीय नृत्यों का निर्माण किया और कथक उत्तर भारत का कथक नृत्य था और कहा जाता है समय समय पर कथक रिवाइव होता गया या वापस जन्मा हम कह सकते हैं उसको। तो कहा जाता है कि रामायण काल में वाल्मीकि ऋषि पहले कथक गुरु कहे गए जिन्होंने इसकी शिक्षा लव कुश को जो भगवान राम के बेटे थे उनको उन्होंने दी और जो हम कहते हैं कि लव कुश ने अपने पिता राम जी के दरबार में जब पूरी रामायण को गाया तो कथा कहे सो कथक कहावे, द पर्सन हु टेल्स स्टोरी इज नोन एज कथक। तो वो जो एक भाषा चलने शुरू हुई और जिन लोगों ने देखा वो इतने ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुए, उन्होंने उस कला को लिया और फिर वो जगह जगह अलग अलग जगह जाके रामायण उस समय की कथा या उसके पहले की कथा को गाना उन्होंने शुरू किया और इसी तरह से वो मंदिरों में गाया जाने लगा, अलग अलग जगह पे गाने गाया जाने लगा। और फिर क्या हुआ कि जब हमारा एक यात्रा जब चलने लगी और बाद में कथक हम मुगल काल आया और राजा नवाब इन सब जगह पे जब कथक बढ़ गया कोई भाई राजघरानों में भी पहुंचा कथक, मंदिरों से नवाबों के यहाँ भी पहुंचा और जब अलग अलग स्थानों पे कथक होने लगा तो जैसे जो राजस्थान में या जयपुर में जो कथक हुआ उसमें राजा महाराजाओं की कई गुणगान होने लगे। अच्छा। जब लखनऊ में हुआ तो नवाबों के गुणगान होने लगे। तो जब अलग अलग जगह जहाँ पे कथक हुआ तो कथक के शुरुआती 2 घराने हुए। अच्छा। और या आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ डांस। अगर एक जगह से जब वो चीज़ बंध जाती है तो वो जगह की खासियत हो जाती है और उस खासियत को ही हम घराना कहने लगते हैं। उस घर का जब उस घर का वो संगीत हो जाता है तो जैसे ही वो लखनऊ में जो हुआ वो लखनऊ घराना कहने लगा क्योंकि स्पेशलिटी आ गई, उस जगह की स्पेशलिटी आ गई, जो एक नवाबी नज़ाकत नफासत है उसकी स्पेशलिटी आ गई। और जो जयपुर में जो एक राजा महाराजा और जो उनकी कवित्व और उनके जो एक वीरतापूर्ण ओजपूर्ण डांस होने लगा, तैयारी पूर्ण डांस होने लगा, वो उसकी स्पेशलिटी आ गई तो वो जयपुर घराना हो गया और उन्हीं से मिश्रित होता हुआ जयपुर से ही हमारा बनारस घराना बना और इन तीनों को घरानों को मिलाकर राजा चक्रधर सिंह जी ने आज से लगभग 400 साल पहले रायगढ़ घराने का निर्माण किया। तो कथक के 4 मेन घराने हैं जिसमें लखनऊ, जयपुर, आपका बनारस और रायगढ़। जो रायगढ़ सबसे नया घराना माना जाता है क्योंकि उन तीनों घरानों की विशेषताओं को लेकर एक अलग घराना बनाया गया जिसमें तीनों घरानों के बोल होते हैं। तो घराना आता है घर से कि इसे घर की विशेषता हो गई तो उस जगह की विशेषता इस वजह से इसको घराने के तौर पे जाना गया। आपने जिक्र किया रायगढ़, राजस्थान, लखनऊ और आई थिंक बनारस, राइट। तो जब घरानों की बात हुई है तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम घरानों की पहचान कर सकते हैं। जी, तो देखिए कैसे मैंने कहा कि लखनऊ नवाबों के बीच पला बड़ा हुआ पैदा हुआ जो लखनऊ घराना है। तो लखनऊ की जो एक नज़ाकत नफासत उसमें वाजिद अली शाह का नाम बहुत आता है, नवाब वाजिद अली शाह। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से उसकी जो सोफिस्टिकेशन होता है डांस में कि अंगों का निकास कितना खूबसूरत हो। जैसा आप
उर्दू की बात करें तो उर्दू ज़बान कहा जाता है बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत नफीस ज़बान है। तो वो नफासत जो है वो हमारे नृत्य में भी है। और इसमें क्या हुआ कि उसमें जो शरीर का जो घुमाव है, बनावट है, आंगिक, उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है लखनऊ में। ये नहीं कि उसमें तैयारी नहीं है या इसमें राम की वंदना नहीं होती। बिंदादीन महाराज जी जब करते थे दरबार में तो राम वंदना ही करते थे और उसको नवाब अप्रिशिएट भी करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है जो हिस्ट्री तो हम साथ में लेके आए, पर हिस्ट्री के साथ में जो कल्चर, मुगल कल्चर आया, उसको भी अपनाया और उसको साथ लेके एक नई स्टाइल आप कह सकते हैं, जो कि तैयार तो थी पर साथ साथ में उसमें नज़ाकत, नफासत का और ज़्यादा मिश्रण पैदा हो गया। जबकि हम जहाँ जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के राजा महाराजा, उसमें ऐसा कुछ नज़ाकत, नफासत आपको नहीं दिखती। राजाओं की वीरता का स्मरण किया जाता है, शौर्य, जो राजाओं के ऊपर कई ऐसी, जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में आपने सुना होगा, तो पृथ्वीराज जी के बारे में कई गुणगान है, वैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में गुणगान है। और उसमें शिव का बहुत ज़्यादा वर्णन, जैसे लखनऊ घराने में कृष्ण, भगवान कृष्ण और गोपियों का वर्णन ज़्यादा होता है, उसमें शिव जी का वर्णन ज़्यादा होता है, उनके तांडव का वर्णन ज़्यादा। तो इसलिए आप जयपुर में देखेंगे तो कवित्वों का बहुत प्रयोग है, गणेश जी के, शिव जी के। और जो पैरों की तैयारी में पूरे खड़े बोलों का यूज़ करते हैं, पैर बहुत तैयार होते हैं, चक्कर अलग अलग तरह से, क्योंकि वहाँ के फोक डांसेस का भी यूज़ हुआ है उसमें। तो जो नृतक होता है वो भ्रमरी लेता है घुटने पे भी, तो आपको उसमें उसका भी थोड़ा एस्पेक्ट दिखाई पड़ेगा। और तो तैयारी का डांस हम कह सकते हैं ज़्यादा है उसमें। अंगों की नज़ाकत, नफासत और भाव पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि बोल, परण, जो कंपोजिशंस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तैयारी और स्पीड और लय, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने जैसे बताया कि बनारस कहीं ना कहीं जयपुर से ही आया है। और लखनऊ घराने की भी कुछ विशेषताएं ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो है, पर ऐसा कहा जाता है जयपुर के ही कोई बहुत वरिष्ठ कलाकार जो बनारस आए थे उनसे, क्योंकि बनारस तो तबला और मृदंग इसके लिए ज़्यादा फेमस रहा, वहाँ से उनकी एक ब्रांच को लेके बनारस में कथक नृत्य ज़्यादा फैला। और बनारस की एक और खासियत है वहाँ का साहित्य। आप बनारस के साहित्य पे बहुत सारी ऐसी रचनाएं बनाई गई हैं जो जैसे मैंने कहा जयपुर में भी, तो शिव को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, उनके कवित्वों को लेकर बनारस में बहुत काम होता है। इट्स वेरी ट्रेडिशनल। तो आपको काफ़ी जयपुर का अंदाज बनारस में दिख जाएगा। जहाँ तक रायगढ़ की बात आती, तो रायगढ़ में इन्होंने क्या किया कि लखनऊ के बोलों को लिया। जैसे हमारे पुराने जो पूर्वज लखनऊ घराने के बहुत प्रकांड विद्वान रहे, उसमें बिंदादीन महाराज जी को ले सकते हैं आप, और अच्छन महाराज जी को, और बिरजू महाराज जी के पिताजी जो रहे, ऐसे कई विद्वानों को। और जयपुर के तो राजा चक्रधर जी थे, वो उनको अनूठा अष्टदाता कहा जाता है संगीत और नृत्य का। अच्छा। तो कई विद्वानों को जो भारत भर से विद्वान होते थे वो उनको वहाँ बुलाते थे रायगढ़ में अपने दरबार में, उनको वो वहाँ रखते थे कई महीनों तक, कई सालों तक रख के उसमें काफ़ी रिसर्च किया जाता था संगीत नृत्य पे, कि जैसे आप मुझसे भी पूछ रही हैं तो जयपुर की क्या खासियत है, लखनऊ की क्या खासियत है, बनारस की क्या खासियत है। और सिर्फ मैं नृत्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप संगीत की बात करें, आप बाज की बात करें, चाहे तबला हो, चाहे पखावज हो, चाहे वो सितार की बात हो, चाहे विचित्र वीणा की बात हो, कोई भी पुराने से पुराना साज हो, उसमें वो क्या खासियत है, और उसको लेके वो खुद भी एक विद्वान थे राजा चक्रधर सिंह जी, और वो सबसे सीखते थे और उसका निचोड़ करके जो बेस्ट चीज़ वो निकालना चाहते थे वो निकाल के लेके आना चाहते थे। तो उनकी कई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें आपको लखनऊ, जयपुर, बनारस तीनों का समावेश दिखाई पड़ेगा, या तीनों को मिलाकर उन्होंने उसकी रचना की। तो ये मुझे लगता है ऐसे राजा और होने चाहिए और आज के समय में हमें बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारी कला जो है वो बहुत, उस समय कला बहुत ऊंचाइयों पर थी और आज भी है, पर आज के समय में और मुझे लगता है हो सकती है। तो यही तीनों घरानों का परिवेश। जी, हमारे दर्शकों ने और श्रोताओं ने दोनों ने सुना कि घरानों की क्या खासियत और विशेषताएं रही हैं। आई एम श्योर अब उनके दिल में ये भी जिज्ञासा हुई होगी कि अगर कोई कथक सीखना चाहता है तो उसके लिए सही उम्र क्या है और कितना वक्त देकर, अगर आजकल की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि लोग बहुत वक्त नहीं दे पाते हैं, बहुत डेडिकेशन नहीं दे पाते हैं, तो कितने वक्त में और किस उम्र में इस कला को वो सीख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आप वक्त की बात कर रही हैं तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत तो ऐसा समुद्र है कि आप जितना उसमें डीप जाएंगे, जितना गहरे जाएंगे, वो उतना गहरा होता चला जाता है। तो कभी कभी तो एक ज़िंदगी कम पड़ जाती है एक कला को सीखने के लिए। लेकिन और इसमें कोई एग्जांपल ऐसे भी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, हमारे भारत रत्न, उनसे जब ये पूछा गया कि आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, 99 साल की एज में उनको भारत रत्न मिल गया था, तो आप संगीत में अपने आप को कहाँ पाते हैं, कि आपने क्या अचीव किया? तो उनके वर्ड थे कि बेटा अभी मैं संगीत में का साथ समझ में आया है मुझे। तो जब इतने बड़े विद्वान
के लिए सा, उनको अगर सा समझ में आया तो हम और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी आज की दुनिया को देखते हुए, आज जो एक फास्ट ट्रैक दुनिया चल रही है, हर किसी को सब चीज़ें जल्दी चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए मुझे लगता है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आपको एक अच्छा गुरु मिलता है तो 1.5 से 2 साल में आप थोड़ा कथक सीखना समझना शुरू कर देंगे। और इतना आप कर सकते हैं कि भाई आप 2 साल बाद कम से कम मंच पर आप अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। अब ये उसके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है परिपक्व डांसर बनने में 6 से 8 साल कम से कम लग जाते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है, हमारी जब डिग्रीज होती हैं तो चाहे वो प्रयाग से आप प्रवीण करें, उसमें भी आपको 8 साल लगते हैं। 8 साल, और पहले तो 20-20 साल बाद, 18 साल बाद एक आर्टिस्ट बनता था, लेकिन आज के समय में कम से कम आप मान के चलिए 8 से 10 साल एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में लग जाते हैं। यू कुड बी अ कथक स्टूडेंट, यू कुड बी अ कथक परफॉर्मर, पर आर्टिस्ट बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल चाहिए होते हैं। अनुज जी, इसके लिए क्या कोई योग्यता भी चाहिए होती है? जैसे कहते नहीं, गायन के लिए आप सुर में होते हैं तो आपके लिए सीखना आसान हो जाता है, या अगर आप बेसुरे हैं तो आप भूल जाइए संगीत। तो क्या कथक के लिए भी आपकी कुछ ऐसी योग्यताएं हैं हो तभी आप कथक सीख सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, हर इंसान जब पैदा होता है कहीं ना कहीं म्यूजिक और संगीत और नृत्य उसके अंदर ही होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो भी वो गाता है, रोता है, आप जो भी कह लीजिए, उसमें सुर होता है, उसमें भी सुर होता है। तो बेसुरा तो कोई पैदा नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। मुश्किल जरूर हो सकती है। आपकी इच्छा क्या है? अगर आपकी इच्छा है कि आप संगीत नृत्य सीखना चाहते हैं तो जरूर आप ये समझिए, जब कोई भाषा भी नहीं थी तो भी नृत्य था। जब कोई भाषा नहीं थी, जब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फ्रेंच कुछ भी नहीं था, फ्रेंच, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, तो हमें भूख लगती थी, हम खाना कैसे मांगते थे? ऐसे। ये क्या है? ये मुद्रा है। मुद्रा है, हाँ। सांकेतिक मुद्रा तो तब भी थी ना, अगर मुझे भूख लगेगी मैं पेट को छूंगा, मैंने ऐसे किया, ये पताका है, मुद्रा है, और मैंने ये किया, ये भी मुद्रा है, तो मुझे भूख लगी है। तो नृत्य तो तब भी था जब कोई भी भाषा नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आदमी पैदा होता है तो भी वो संगीत और नृत्य के साथ, हमारे परंपरा में कहा गया है कि भगवान शिव और शक्ति ने नृत्य करते हुए सृष्टि का निर्माण किया। तो नृत्य तो सबसे जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, और अगर आप चाहते हैं, आपके मन में है, आपको अच्छे गुरु का साथ मिला है, तो आप किसी भी एज में, और लिमिटेशन आपने कितनी पूछी, 16 साल की एज में मैंने सीखना शुरू किया नृत्य अपने पिताजी से। उसके पहले मैं तबला बजाता था, पर मन में कहीं ना कहीं नृत्य ही था। और 3 महीने में मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जीता, और अगले 3 महीने में मैंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता। तो वो, लेकिन उसके लिए मैं रोज 12 से 15 घंटे रियाज करता था। तो मैं, इसीलिए बात है कि आपका डेडिकेशन कितना है। कोई भी चीज दूर नहीं रह जाए, कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना। तो रास्ता तो अपने आप आ जाएगा, आपके अंदर विल होनी चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। अनुज जी, हमारे यहाँ देश में इस वक्त आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक विशेष कथक विधा के प्रतिनिधि कलाकार होने के नाते आप इस अवसर पर इस अवसर को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि कोई भी कलाकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो देशवासी, सबसे ज़रूरी यह है कि अपनी देश के लिए, हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद हम हैं। तो अगर देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में, और एज अ कलाकार हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, हमारे कई वीरांगनाओं ने, हमारे कई वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी है, आज तब हमें ये आज़ादी मिली है ना। हम लोग बहुत लकी हैं, और इसके लिए चाहे वो मंगल पांडे जी हो गए, चाहे वो भगत सिंह जी हो गए, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, या हमारे जो हमने अभी नाम लिए, हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी हो गई। तो ये इतने जो वीर योद्धा जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। और मुझे लगता है कलाकारों ने भी इसमें कई योगदान दिए, और कई ऐसे देशभक्ति के गीत थे जो अंग्रेज़ों ने बैन कर दिए थे, इतने सुंदर वो। क्योंकि देखिए, नृत्य और संगीत का बहुत प्रभाव पड़ता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी। अगर हम उसको साधारण लैंग्वेज में कहें, और उसी बात को हम नृत्य और संगीत के माध्यम से कहें, तो उनको कई जल्दी समझ में आएगा, और कई एंटरटेनिंग तरीके से समझ में आएगा, और वो उसको समझना चाहेंगे भी आसानी से, और उसको करना भी चाहेंगे। एक एंथुसियाज्म आ जाता है बॉडी के अंदर कि नहीं, ये तो सही कह रहे हैं।
और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर एक कलाकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को समझते हुए उस पर अपना कंट्रीब्यूशन अपने कला के द्वारा दे सके तो कहीं ना कहीं एक बहुत विस्तृत तरीके से जनमानस को ये पहुंचाया जा सकता है। बहुत अच्छा ये एक तरीका है अपने देश को आगे बढ़ाने का, और मुझे लगता है हर किसी को, हर वर्ग को इसमें योगदान देना चाहिए। और अगर एज अ कलाकार मुझे कुछ योगदान करने को मिलेगा, जैसे घर घर में तिरंगा की स्कीम भी है उनकी, और आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो मुझे लगता है हम सबको अपने अपने तरीके से ज़रूर इसमें योगदान देना चाहिए। अंत में अनुज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एक युवा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथक कलाकार होने के नाते कथक का भविष्य हमारे देश में कैसा देखते हैं? देखिए, हमारा देश कहीं ना कहीं कोविड ने चीज़ों को ख़राब किया। विगत 3 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड है, और हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है और जो कि बहुत जल्दी डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहा था, और इकोनॉमिकली भी हमारा देश काफ़ी अच्छा हो रहा था। और जो हमारे देश में जैसे मोदी जी आए, उन्होंने एक अच्छा प्रभाव बनाया है पूरी दुनिया में। मैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल करता रहता हूँ और पिछले 25 सालों में बहुत ट्रैवल किया, और मैं 25 सालों में मैंने देखा किस तरह से एक बहुत ज़्यादा चेंज आया है जब हम इंडियन पासपोर्ट देते हैं विगत कुछ 10-12 सालों में। तो वी फील वेरी प्राउड टू बी इन इंडियन, एंड हमें एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। पहले कुछ और तरीके से ट्रीट करते थे, अभी हमारा एक अच्छा, एक बहुत प्राउड मोमेंट हम जब जाते हैं, चाहे इमिग्रेशन में चाहे कहीं पे भी। तो कहीं ना कहीं कोविड ने बहुत प्रभाव डाला है इस चीज़ के ऊपर, और हर तरह से हमारी जो एक उन्नति थी कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ कि ये फिर बढ़ेगा आगे। और सबसे ज़्यादा ब्रेक जब कभी किसी कंट्री के उसमें उसके उत्थान में होता है तो आर्ट पे ब्रेक सबसे पहले आता है। आर्ट्स पे ब्रेक बहुत आता है, और क्योंकि हमारे स्पेशली हमारे देश में लोग आर्ट्स को सबसे आखिरी में लगते हैं। ये ज़रूरी बात है कि भाई पहले खाना पीना और सब चीज़ें ज़रूरी हैं, फिर आर्ट्स आती हैं। लेकिन कलाकार वो है जो कल को आकार देता है। तो मेरा मानना है कि कला को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बातें ऐसी जो कलाकार बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकता है, शायद लोगों को ऐसे समझ में ना आए। तो मुझे लगता है हाँ, कहीं ना कहीं कला बहुत आगे बढ़ रही थी बहुत अच्छे वे उसमें। लेकिन अब ये जो ब्रेक आया है उसमें अगर ज़रूर थोड़ा सरकार का सहयोग हो, थोड़ा हमारी जनता का सहयोग हो, तो ये कथक हमारा और आगे बढ़ेगा। एक 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता है हमारा म्यूज़िक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आप सामवेद में देखिए, सामवेद में संगीत और नृत्य का वर्णन है, और हमारा एक 5वां वेद माना जाता है 4 वेदों के अलावा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो आप ये समझिए कि एक वेद लिखा गया संगीत और नृत्य के ऊपर आज से 5000 साल पहले। किस कंट्री ने ऐसा किया? मुझे नहीं लगता और किसी कंट्री के पास ये हिस्ट्री होगी। तो ये एक ऐसी रचना है जो इतने हजारों साल से चली आ रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, मेरा ये मानना है। लेकिन हमारी क्लासिकल आर्ट्स को आज बदलते टाइम में बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। आप देखिए, पहले मंदिरों का सपोर्ट रहा, फिर राजाओं का सपोर्ट रहा, फिर नवाबों का सपोर्ट रहा। तो उसमें क्या होता था, आर्टिस्ट को ये नहीं सोचना पड़ता था वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो कल क्या खाएगा। उसके पहले जीविका के लिए, उसके जीविका के लिए एक राशि होती थी। आज के समय में आर्टिस्ट को ये भी सोचना है कि वो अपना काम कैसे मेंटेन रखे, वो अपना घर कैसे चलाए। फिर आज की जो एक गलाकार प्रतियोगिता है, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, यू हैव टू लुक आउट एट एवरीथिंग। तो एक आर्टिस्ट की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कला में एक आप कह सकते कला पहले से थोड़ी नीचे गई है, बिकॉज आर्टिस्ट को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अगर इसमें थोड़ा सहयोग और मिले तो कला का और उत्थान हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली हमारे भारत की जो कलाएं हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हो रहा है, योगदान हो रहा है, कला फ्लरिश भी हो रही है, पर थोड़ा और ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स को। जो यंगस्टर्स सीख के आते हैं उनके पास जीविका के और साधन होने चाहिए कि वो अगर आज पिछले 8 सालों से 9 सालों से सीख रहे हैं और आज वो 18 से 20 साल के हो गए, तो उनके पास रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा होने चाहिए। उनको ये ना सोचना चाहिए कि मैंने क्लासिकल आर्ट सीख तो ली, पर मैं जाऊँ कहाँ, मैं क्या करूँ आगे जीविका के लिए। तो इसके लिए कुछ और प्रोग्राम्स और सपोर्ट गवर्नमेंट और हमारे भारत के लोगों को करना चाहिए मुझे। बिल्कुल, और हमारी भी यही उम्मीद है कि हमारी लोक कलाओं को, हमारे संगीत को, हमारी विलुप्त होती कलाओं को आगे और प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी बात के साथ अनुज जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।